रियासती असम्बली के साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी को गवर्नर के कोटे से कानून साज कौंसिल का रुकन नामजद किया गया है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने हुकूमत की सिफारिश को कबूल करते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि टीआरएस ने कबल अज़ीं कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में इस तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। कौशिक रेड्डी को एमएलए कोटे से एमएलसी के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। अखबारात में मधुसूदन चारी और डी श्रीनिवास के नाम सामने आए थे, लेकिन खुर्रेफाल बिलाकर मधुसूदन चारी का नाम निकला। तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत की हिरासानी और उनके अरकान खानदान को निशान मलामत बनाने से दिलबर्दाश्त होकर अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 साल से इरादा किया जा रहा था और उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे। हद तो यह है कि उनकी बीवी भुवनेश्वरी को भी सियासत में घसीटा जा रहा है और उनकी किरदारकशी की गई। हालांकि उनकी बीवी का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू गैर मुनक़सिम रियासत आंध्र प्रदेश के 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे और 1 मरतबा नई तश्कीलशुदा रियासत के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की बेइज्जती करने की तरदीद की और कहा कि किसी ने भी साबिक चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं की, उल्टा उन्होंने उनके चचा और बहन पर इल्जाम लगाए। ఇప్పటికి కూడా మా పార్టీ నాయకులు చాలామంది ఆవిడకి తెలియదు. ఎందుకంటే ఆవిడ పని, ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితం ఒక నలుగురికి ఊరుకుంటే సహాయం చేయడం, నన్ను ప్రోత్సహించడం తప్ప ఇంకోటి తెలియని వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తిని కూడా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఇది భరించరాని విషయం. ఆవిడ చేసిన త్యాగం కానీ, నేను చేసిన పోరాటం కానీ ప్రజల కోసం చేశాం. అయితే ఈరోజు 2.5 సంవత్సరాలుగా నన్ను ఇష్టం వచ్చేట్టు మాట్లాడారు, బండ బూతులు తిట్టారు. మామూలు తిట్లు కూడా కాదు, నా జీవితంలో ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ఒకసారి గతాన్ని తలుచుకున్నప్పుడు వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే నేను ఆయన దగ్గర పోయినప్పుడు 1/2 గంట లేట్ అయినా వెయిట్ చేశారు. నేను ఒకటే చెప్పేవారు, ఏ రోజు కూడా ఆంధ్ర సీఎం వ్యక్తిగత ఫేవర్స్ అడగడు, ప్రజల కోసం ఆలోచిస్తాడు, అలాంటి వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేయాలి అని గౌరవంగా చెప్పేవాడు. ఆ రోజు ఎంతోమంది ఎంపీలు ఉంటే 6.5 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రి కంటిన్యూ అయ్యాడు. ఎన్నోసార్లు నన్ను అడిగాడు మంత్రి పదవిలో చేరమని. అవసరం లేదండి, మీరు మాకు పనులు చేయండి, రాష్ట్రానికి ఏదైనా మంచి పనులు చేయండి చాలని చెప్పేవాడిని. ఆ విధంగా దేశం కోసం పనిచేసాం తప్ప స్వార్థం కోసం ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తిని రాష్ట్రపతిగా చేసినప్పుడు కూడా ఒక హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అయ్యాం. కానీ ఈరోజు ఒకసారి అనిపిస్తుంది, మనం చరిత్ర కూడా చూస్తే చాలా బాధ కలుగుతుంది. మైథలాజికల్గా కొన్ని ఉన్నాయి. నిండు కౌరవ సభలో ద్రౌపదికి అన్యాయం చేయడం, అవమానం చేయడం, అందులో కూడా పాండవుల సమక్షంలో అవమానం చేయడం. శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆ రోజు ఆదుకున్నప్పటికి కూడా ఆ అవమానం మాత్రం భరించరాని అవమానం అయి తర్వాత ఏం జరిగిందో చరిత్రలో మీరే చూశారు. రామాయణం చదివాం, అక్కడ కూడా రాక్షసులు ఏ విధంగా చేశారో మనం చూసాం. కడాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. భస్మాసురుడు. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान को मौका परस्ताना इक़दाम करार दिया।
मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि 2022 में आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त के खदशे के पेश नज़र मरकज़ को अपना कानून वापस लेना पड़ा है। ये कानून गैर कानूनी और गैर दस्तूरी भी था। मोदी के पास ऐसे कवानीन को वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। बस्टर अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सीए का कानून भी जो गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है एक दिन वापस लेने के लिए मजबूर होगी। नेशन के लिए वन इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन गलत है। और पांचवी बात यह है कि मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति बिलियनर जिसको कहते हैं उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नजर आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में। इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। आपने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इस तरह कानून बनाए। बिल्कुल गलत कानून है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, चाहे फार्म लॉज हो। 1 साल प्रोटेस्ट चला। तो ये देखिए, मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है, मगर आज उनको जैसा हम बोलते हैं कि मट्ठी चाटना पड़ा, उनको अपना वापस लेना पड़ा। वो देख लिए कि ये सब उसमें उनका नुकसान हो रहा है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, जुमेरात की शाम खाजीपुरे में वाक़ दरगाह हजरत महबूबुल्लाह शाह पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। बाद उन्होंने सदर खाजरिया इंटरनेशनल मौलाना सैयदुल हसन हुसैनी खादरी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और उनकी दुख्तर की शादी पर मुबारकबाद दी। आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर सियासी हालात से मुतालिक मीडिया के सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद खान साहब गवर्नर केरला मेरी बेटी की शादी में शिरकत नहीं फरमाए थे और उस दिन वादा फरमाया था कि हैदराबाद जब भी आऊँगा मैं आपके घर पे आके मुबारकबाद दूँगा। और मैं बेइंतहा ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आरिफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद और दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह में आपने हाज़िरी दी और गुल अफ़शानी की। मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुमताज़ सहाफ़ी और रोजनामा रहनुमा तकन के एडिटर विखारुद्दीन की इयादत की, जो काफ़ी अरसे से नगर में वाक़ ओलिव हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अंजनी कुमार ने विखार साहब की आजराना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्ना का इज़हार किया। उन्होंने वहाँ डॉक्टरों से उनकी हालत के बारे में मालूमात भी हासिल की। सिख मजहब के पेशवा गुरु नानक देव जी की 552वीं यौम पैदाइश के मौके पर जुमे को SNC कन्वेंशन सेंटर में विशाल कीर्तन दरबार मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों सिख मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। अजीमतर हैदराबाद में गुरु नानक देव जी की पैदाइश तकारीब के सिलसिले में, जिसका 17 नवंबर को आगाज़ हुआ था, गुरुद्वारा साहब अशोक बाज़ार से एक अजीमुशान जुलूस भी निकाला गया था। 52 बर्थडे एनिवर्सरी पे आज जो है यहाँ पर SNC सेंटर में एक महान कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है, जिसमें उच्च कोटि के वर्ल्ड रेन्यूड जो है रागी जत्था भाई अमनदीप सिंह जी अमृतसर से पधारे हैं और बंता सिंह जी कथाकारक जो है वो भी वर्ल्ड रेन्यूड है, वो भी जो है आज यहाँ पधारे हैं और अपनी कथा और कीर्तन के राही दोनों जत्थों ने संगत को निहाल किया है। अराउंड 5000 से ऊपर जो है आज संगत जुड़ी है। पूरे लंगर की व्यवस्था की गई है 5 से 7 हज़ार लोगों की। और ये लंगर के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाति के सिख जाति के आएँ, कोई भी इसमें इस
प्रोग्राम में और लंगर में शामिल हो सकता है। खालसा वाहिगुरू जी का ये लंगर की प्रथा सिख कौम में कई 500 साल से तकरीबन हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, जब उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपये दिए थे कि कारोबार करो बोल के, पर उन्होंने जब रास्ते में देखा गरीब लोगों को भूखे है, उनके लिए वो 20 रुपये जो पिताजी ने उनके दिए थे कारोबार करने के लिए, वो लंगर के लगाने, वो प्रथा 550 साल से आज भी चलती आ रही है, आज भी और आगे भी ऊपर वाला चाहेंगे तो आगे भी चलता रहे। और ये आप देख ही रहे हो, आज भी कहीं भी पीड़ा होती है, कुछ भी दुनिया में दुख सुख होता है, सिख कौम सबसे आगे मानवता की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। ये आप दुनिया जानती है इसके लिए। वाहिगुरू जी की अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने जामा मस्जिद दारुल शफा में अपने जुमे के खिताब में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदरनशीन और मलून वसीम रजवी की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले वसीम रजवी के खिलाफ एक हफ्ता कबल आवाज़ उठाई थी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एक हफ्ते के अंदर वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया है। उन्होंने वसीम रजवी को हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से फराहम करदा सिक्योरिटी की मजम्मत की और इससे दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। आज की जो मोहब्बत बताई जा रही है, एक हफ्ते से मैं गुज़श्ता जुमे में यहाँ वो जालिम रजवी के बारे में कहा था, मगर कोई बात तो हुई कि एक हफ्ते के बाद से ही हमको अक्ल तो आई, मगर कई की मोहब्बत बता रही है। हमारे को, हमारे रसूल को बुरा बोलने वाले को, नालायक को आप सिक्योरिटी दे रहे, कैसा बुक कर रहे मगर फैलाने बंद कर दे रही। ये कहाँ का है ये हल्ला, ये कहाँ का इंसाफ है। जालिमों की हुकूमत है तो क्या जुल्म बढ़ता रहेगा। मगर हमसे भी बचकर रहो मियाँ, हम अभी आह निकालना शुरू नहीं करें। हम जब आह निकालेंगे तो तख्तों को पलट के रख देंगे। तुम कौन, तुम्हारी हुकूमत क्या है। अरे मोहम्मद बिन हजरत क्या है उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, हाँ मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में आए। कितनी उम्र में? 17 साल की उम्र में, और आकर ऐसे बादशाह से लड़ाई लड़े हैं जो धारू है मैदान जंग का। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अहमदन, वो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ऐसा करो भाई, देखो इतनी फौज को लड़ा के खून मत बहाओ, मेरे पास नहीं है ये, मैं अपने आपकी मेरी लड़ाई लड़ लेंगे, जो जीता उन्हें कामयाब, फौज उसकी साथ हो जाएगी। उसने कहा बादशाह था, तानेशाह का था, और ये गुलामान रसूल का था बंदा। ये गुलामान रसूल वो सुल्तानों का सुल्तान, बादशाह का बादशाह बना। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, कासिम ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान आ रहा, वो क्या नाम आ जा रहा, वो किसका नाम आ जा रहा नहीं मालूम। कासिम ने कहा ऐसा करो अपन दोनों मिलके लड़ लेंगे। ठीक है, बोले तू बच्चा है, मेरे साथ में क्या लड़ता, तू जंग के हरबे भी मालूम तेरे को। कासिम ने कहा मियाँ बातें कम कर, तलवार चला। बातें कम कर, तलवार तो चला। मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर तलवार लेके जो वार किया तो मोहम्मद बिन कासिम बाजू से निकल के चले गए, तलवार के साथ औंधे मुंह गिरा। अब कहा देखो, पहला वार मुसलमान बर्दाश्त करता और दूसरे वार में मुसलमान जवाब देता, और मोहम्मद बिन कासिम ने जो पलट के मारा और ऐसी आपने हरबा चला कि उसने देखते देखते उसके 2 टुकड़े होते रहे। स्टडी सर्कल की जानिब से दिलसुख नगर में टैलेंट टेस्ट मुनक़िद हुआ। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन रमेश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले 5 तलबा में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि अगर तलबा लगन के साथ कोशिश करें तो उन्हें यकीनन कामयाबी मिलती है। उन्होंने तलबा में अच्छी आदत वतवार डालने की ज़रूरत पर जोर दिया। डायरेक्टर स्टडी सर्कल ई नरसिम्हा रेड्डी ने तलबा की सिताइश की जो अपनी मेहनत के ज़रिए कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं। इस स्टडी सर्कल में पुलिस की मुलाजमतों के लिए कोचिंग दी जाती है और अब तक सैकड़ों तलबा ने पुलिस में मुलाजमतें हासिल की हैं। వాస్తవానికి ఎప్పుడైనా కానీ విద్యార్థులను చూస్తే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. మనం చూస్తుంటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. మళ్ళీ నేను చదువుకున్న రోజులు మాకు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. మేము కూడా ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూర్చొని ఒకరితో
షేర్ చేసుకోవడం, పంచుకోవడం, ఒకరి కష్ట సుఖాలు ఒకరికి చెప్పుకోవడం, మనం ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నామనేది ఇతరులకు చెప్పి ఒకరితో ఒకరు సహాయం పొందడం. ఒకరి దగ్గర డబ్బు లేకపోతే ఇంకోటి తీసుకోవడం, ఒకరి దగ్గర వస్తువులు లేకపోతే ఇంకోటి తీసుకోవడం, పుస్తకాలు బారో చేసుకోవడం, మిగిలిపోయిన పేజీలు ఏమైనా ఉంటే ఆ పేజీలన్నీ తీసుకొచ్చి కుట్టుకొని ఇంకో నోట్బుక్ చేసుకోవడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా విద్యార్థి దశలో సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా మనమంతా కూడా పేద మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాల నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని. అందరూ కూడా కష్టపడితేనే ఫలితం వస్తుంది, కష్టపడాలి, బాగా చదువుకోవాలి, మంచి వృద్ధిలోకి రావాలి, ఒక ఉద్యోగం సంపాదిస్తే కుటుంబాలన్నీ కూడా మంచి వృద్ధిలోకి వస్తాయి అన్న ఆలోచనని మనసులో పెట్టుకొని మీరు అందరూ కూడా కష్టపడుతూ ముఖ్యంగా మా ఫ్యాకల్టీ టీం ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరూ సివిల్స్ గ్రూప్స్ చెప్పినటువంటి ఫ్యాకల్టీనే కాబట్టి ఇప్పుడు రామేశ్వరం ఎగ్జామ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సివిల్ సర్వీస్ ప్యాటర్న్ లో విశ్లేషణాత్మకమైన క్వశ్చన్లు, అనలైటికల్ క్వశ్చన్లు, జీకే క్వశ్చన్లు కాకుండా ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్జెక్టులో ఎంత విస్తృతంగా చదివితే అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేస్తారు. దాన్ని ఉద్దేశించి మేము ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేయడం జరిగింది. अमीर जमात अहले हदीस मौलाना शफीक आलम खान जामई ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रजवी की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी के मुल्जिम को आज़ादाना तौर पर घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसने लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। वो नक्श अमन के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। मौजूद मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में वसीम रज़वी जैसे मलऊन शख्स ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इससे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया है। हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम को बहुत बुलंद किया है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंद किया है। और इसी तरीक़े से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बाअख़लाक़ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बहुत बुलंद मर्तबे पर अख़लाक़ के अतबार से फ़ायज़ हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादिक़ और अमीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फ़िक्र करने वाले, इंसानियत की फ़िक्र करने वाले रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के तहत आपको इस दुनिया में भेजा, आपने मुकम्मल तौर पर अपने इस हक़ को अदा किया है। आज दुश्मन इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे सामने आ रहे हैं। मैं ऐसे वक्त में तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि सब्र व तहम्मुल से काम लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में पैदा फरमाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन के ऊपर गामज़न हो जाएं और लोगों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें और हम खुद सीरत से वाकिफ़ हों। आप सल्लम की तालीमात को आम करें और हम खुद उस तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं। और इस वक्त जज्बात में आना या फिर कोई ऐसा शरंगेज़ काम करना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। यहाँ पर आप सब्र से काम कीजिए, हिम्मत से काम कीजिए, लेकिन यहाँ पर खामोश बैठना भी नहीं है। हमको शदीद मज़म्मत करना है। हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और इसी तरीक़े से तेलंगाना हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे मलून लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और इन्हें सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए और मुसलमानों के जज्बात का लिहाज किया जाए। अस्सलाम। सेक्रेटरीट की शहीद करदा 2 मसाजिद की आजलाना तामीर का मुतालबा करते हुए मुसलमानों ने मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम के पास बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उनका कहना था कि 1.5 साल के अरसे के बाद भी मसाजिद की तामीर नहीं हुई। हुकूमत हर बार वादा करती रही है और फिर अपने वादे से मुकर जा रही है। एहतजाज करने वालों का कहना था कि मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लेने के ऐलान को CPIM के रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने किसानों की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों ने 1 साल तक अपने एहतजाज को जारी रखते हुए एक तारीख बनाई है। ये एक आमिर हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी है। वेंकट रेड्डी ने कहा कि कानून की दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है, बल्कि हुकूमत को लेबर क़वायद और अवामी शोबे को खांगाने के फैसले से भी दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसानों के 1 साल के एहतजाज के दौरान मरने वाले 600 से ज्यादा किसानों को फीकस 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मुआवजा देने का मुतालबा भी किया। वेंकट रेड्डी ने रियासती हुकूमत से भी किसानों की धान खरीदने की मांग की। 3 వ్యవసాయ చట్టాలని ప్రధానమంత్రి ఈరోజు ఉపసంహరించుకోవడం, రద్దు చేస్తానని ప్రకటించడం హర్షదాయకమైంది. ఇది నిజంగా ఫాసిస్టు ప్రభుత్వంపై ఫార్మర్స్ విక్టరీ. ఈ ఫాసిస్టు ప్రభుత్వంపై రైతులు సాధించిన విజయం అని సిపి అభిప్రాయం. ఇంకోవైపు చెప్పాలంటే పోరాటాల యుగం మనది, పోరాడితే జయం మనదే అనే నినాదానికి పూర్తిగా అర్థం. సంవత్సరం పాటు రైతన్నలు వర్షంలో తడుస్తూ, ఎండలో ఎండుతూ, చలికి వణుకుతూ, గజగజలాడుతూ, పట్టువిడని విక్రమార్కుల్లాగా ఎర్ర కోట దాకా కూడా వెళ్ళి ఢిల్లీ కోటను తరిగేటట్టు చేసి నిరసన గలం చూపించారు. ఇది నిజంగా రైతుల పట్టుదలకి, రైతుల పోరాట పటిమకు నిదర్శనం అని చెప్పి చెప్పగలం. అయితే ఈ రోజున 70-80% రైతులు ఇవాళ ఈ వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి బతుకుతూ ఉన్నారు. అంటే ఇవాళ అన్నం పెట్టే రైతన్నకే సున్నం పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకనే ఇప్పటికైనా కూడా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవాలా. మద్దతు ధర లేకపోతే వ్యవసాయం నడనడు అర్థమైపోతాం. మద్దతు ధర అనేది రైతులకు ఒక రక్షణ కవచం. దాన్ని కూడా ఈ చట్టాల్లో లేకపోవడమే ఉద్యమానికి ఊపొచ్చింది. బాధాకరం ఏంటంటే, ఆవేదనభరితమైన ఏంటంటే, సంవత్సరం తర్వాత మోడీ నిర్ణయం తీసుకునేది. దీని మూలంగా 600 మంది రైతులు రకరకాల పత్రుల్లో పుత్తివాత పడ్డారు. లఖింపూర్ కేర్ ఘటన అయితే దుర్మార్గమైనటువంటి 4 రైతులు అక్కడే శాంతియుతంగా ధర్నా చేసేవాళ్ళు కూడా కార్లతో తొక్కించినటువంటి పని చూశాం. ఈ రకంగా రైతన్నల బతుకు చిక్కిపోయి బక్క చిక్కిపోయి అన్నమో రామచంద్రాన్ని అలమటించే దశకు రావడం అనేది ఈ దుర్మార్గ చర్యగా భావిస్తూ పాలకులు ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవాలా. వాళ్ళ ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరు. అందుకనే ఇవాళ ప్రజలు తప్పనిసరిగా తమ హక్కుల సాధనకు రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించినటువంటి చట్ట ప్రకారంగా ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేస్తారు, ప్రశ్నిస్తారు, నిలదీస్తారని చెప్పేసి ఈ విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మరి వాళ్ళ ఇక్కడ ఇప్పటికైనా మద్దతు ధరకు సంబంధించి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రకటించిందో దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా అన్ని వడ్లను కొనుగోలు చేయాలా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు పెట్టిన కొనుగోలు కేంద్రాలు కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా పెంచి వడ్లు తడుస్తూ ఉన్నాయి. అసలు రైతులు ఏం చేయాలి దిక్కుతో స్థితిలో ఉన్నారు. नारसून की पुलिस टास्क फोर्स ने महाकाली इलाके में एक शख्स के पास से तलाई चेन उड़ाने वाले जनखा अंजुम और उसके साथी बसवा राजू को गिरफ्तार कर लिया है। इनका ताल्लुक बेंगलुरु से बताया जाता है। मुलजिमीन के कब्जे से मसरूका तलाई चेन बरामद की गई। पुलिस महाकाली मजीद तहकीकात में मसरूफ है। जामा मस्जिद सितंबर बाजार के इमाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम डोमानी ने मलून वसीम रजवी को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुल्क के माहौल को बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटना चाहिए। आइए उनका तफसीली इंटरव्यू उनकी ज़बानी सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नुअमानी, इमाम जामा मस्जिद सितंबर बाजार हैदराबाद दक्कन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से मलऊन रुसवाए ज़माना मुजरिम वसीम रज़वी मुसलसिल मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है। उसने पहले दीनी मदारिस पर अपने जहर अफशानी के ज़रिए से मुसलमानों को परेशान किया, दिल को तकलीफ़ दिया। फिर उसके बाद उलमा पर, इस्लाम पर, फिर कुरान करीम की 26 आयतों को हज़फ करने की, निकालने की बात कही। अब तो हद ये हो गई है कि उसने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी है और करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची है। मुसलमान इस वक्त उसके बयान से शदीद मजम्मत करते हैं और इस तकलीफ़ व इस्तराब के आलम में है। और हैरत इस बात की है कि गुज़िश्ता कई सालों से
हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में इस मलऊन के ख़िलाफ़ में FIR इशू किया जा रहा है और मुसलसिल केस दर्ज करवाया जा रहा है, लेकिन कानून जूं से तूं नहीं हो रहा है। इसकी यकीनन इससे मालूम ये होता है कि इसको कोई ना कोई हुकूमत की पुष्पनाई है, कोई ना कोई हुकूमत का उसके सर पे हाथ है, रियासती हुकूमत का भी है और मरकजी हुकूमत का भी है। अब देखिए आप, हिंदुस्तान एक ऐसा हो गया है कि ये मरकजी हुकूमत के मैनिफेस्टो में ये महसूस हो रहा है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वालों की पुष्पनाएं करे। तस्लीमा नसरीन जो मलून है वो भी मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, उसको भी हिंदुस्तान में पनाह दिया गया है। और तारिक फतेह वो भी मलून मुसलमानों की मुसलसल दिल आज़ारी करता है। और ये वसीम रजवी, ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान की जो मरकजी हुकूमत है वो ये सोच ली है कि जो मुसलमानों को तकलीफ देता है उसको पनाह दिया जाए। इस बात की तकलीफ और शदीद हो रही है कि मुसलसिल इतने केसेस बुक होने के बावजूद भी हुकूमत कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही है। हमारा रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा है कि फौरन उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए और उसको जो है सो सजाए मौत दी जाए। इस्लाम में कम से कम गुस्ताख रसूल की सजाए मौत है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोलकुंडे में कत्ल की संगीन वारदात में नामालूम अफराद ने एक 25 साला शख्स मोहम्मद नवाज का बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। जुमे की सहपहर को एक सुनसान मकाम पर नवाज की नाश पाए जाने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी, जिसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। आज दोपहर 2:30 बजे एक फ़ोन कॉल आया था, सैयद शाह दरगाह के पास एक लाश पड़ा हुआ बोल के। तो तुरंत मैं अपना स्टाफ सब मिल के वहाँ पर आ गए। आके वहाँ पूरा वेरीफाई करे तो डेड बॉडी नोटिस करके वो बॉडी के ऊपर सर के ऊपर कुछ मार लगा है, कोई पत्थर से मारे जैसा दिख रहा हो। तो उनका पूरा वेरीफाई करने के बाद उसका नाम निकला है मोहम्मद नवाज़, उन्होंने सेंटरिंग काम करता है, रहने का रेशम बाग। तो उसके बाद में उनका फैमिली मेम्बर्स से पूछताछ करे तो कल सुबह 10 बजे से घर में से निकला है, तो अभी तक घर को नहीं पहुंचा बोल के। तो पूरा कार्रवाई चल रही, किस वजह से वहाँ पर आए थे, वो कौन एक काम करने का चांसेस है, वो पूरा वेरीफाई करके असली अक्यूज़ को जल्द से जल्द पकड़ के एक्शन लेंगे। हस्तनीपुर में एक हफ्ता कबल बॉयफ्रेंड के हमले में शदीद तौर पर जख्मी श्री शाह को जुमे के दिन दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस लड़की के जिस्म पर 18 ज़रबात पहुंचे थे। पुलिस LB नगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. గత వారం రోజులుగా మన హాస్పిటల్లో శిరీష అనే అమ్మాయి కత్తిపోట్లతో మన దగ్గర అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఆ అమ్మాయి వచ్చినప్పటికీ మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే. అండ్ వచ్చినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఎలా అంటే బీపీ ఆల్మోస్ట్ పడిపోయే స్టేజ్లో మన దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అండ్ అమ్మాయికి అరౌండ్ 18 to 20 కత్తిపోట్లు కూడా బాడీ మీద డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఛాతీ భాగంలో అలాగే పొట్ట భాగంలో కూడా కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చూస్తే తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి అమ్మాయి బీపీ అనేది సిస్టోలిక్ బీపీ 90 అండ్ డయాస్టోలిక్ బీపీ 60 దగ్గర పడిపోయింది. అమ్మాయి ఇంకో అర్ధగంట లేటుగా మన దగ్గరకు వచ్చుంటే పరిస్థితి చేయి దాటిపోయేదేమో. అమ్మాయి ఇన్ టైంలో రావడం, మనం ఇన్ టైంలో రియాక్ట్ అవ్వటం అండ్ మాకు ఆ బీపీ స్టెబిలైజ్ చేయడానికి దగ్గర 2 గంటలు పట్టింది. దాని తర్వాత మనం అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుకోవడం జరిగింది. అమ్మాయికి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఒక పక్కన ఛాతీలో రక్తస్రావం జరిగింది, దాన్ని హీమోథొరాక్స్ అంటారు. అలాగే పొట్ట భాగంలో కూడా రక్తస్రావం జరిగింది, దాన్ని హీమోపెరిటోనియం అని కూడా అంటారు. సో వాటి స్థాయిని బట్టి ఆపరేషన్ చేయాలా లేదా నిర్ధారించడం కోసం మేము మరలా రోజు స్కాన్ చేయడం జరిగింది. అయితే మొదటి 2-3 రోజులు అమ్మాయికి ఉన్న రక్తస్రావం తీవ్రత పెరుగుతూనే ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ 2-3 డేస్ కూడా అమ్మాయి కండిషన్ చాలా క్రిటికల్గా ఉంది. మోస్ట్లీ ఆపరేషన్ అవసరం పడుతుందేమో అనుకున్నాము. బట్ దేవుడి సహకారంతో అలాగే మేము ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ టైంకి పనిచేసి అమ్మాయి పరిస్థితి రోజు మెరుగుపడుతూ ఈరోజు వారం రోజుల తర్వాత అమ్మాయి డిశ్చార్జ్ కండిషన్కి వచ్చింది. అండ్ ఈ అమ్మాయిని మనం డిశ్చార్జ్ చేసే క్రమంలో సహకరించిన మన వైద్య బృందానికి యాక్చువల్లీ అమ్మాయి జనరల్ మెడిసిన్ విభాగంలో డాక్టర్ రవితేజ అండ్ డాక్టర్ మంజునాథ్ విభాగంలో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు. అలాగే అమ్మాయిని చూసిన డాక్టర్స్ ఎవరంటే జనరల్ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీను నాయక్, అలాగే ఐసీయూ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీవర్ధన్ అండ్ అలాగే మన ఆర్ఎంఓ గారు కూడా 24 hours మానిటర్ చేసుకుంటూ మిగతా వైద్యులతో కూడా కలిసి
కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన మీడియా మిత్రులకు, అలాగే మనకు మీడియా మిత్రులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అమ్మాయి గురించి అప్డేట్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికోసం సహకరించిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు, హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి, మిగతా డాక్టర్స్ బృందానికి, అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ మా అభినందనలు తెలుపుతున్నామండి. అమ్మాయిని సక్సెస్ఫుల్గా డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ मच। दिल्ली की सड़क पर किसानों के एक साल से जारी एहतजाज के बाद अब बीजेपी हुकूमत को मजबूरन 3 मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन को वापस लेना पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत इन 3 क़वानीन से दस्तबरदार हो गई है। पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में इस ज़मन में ज़रूरी कार्रवाई करते हुए इन क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी एहतजाज बर्खास्त कर देने का ऐलान किया, मगर कहा कि अगर हुकूमत पार्लियामेंट में ज़मन में कोई कानून साजी नहीं करे तो दोबारा एहतजाज इसी शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का मजमूई तौर पर मुल्क भर में खैर मकदम किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को बिलाखिर किसानों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े हैं। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उन्हीं की जीत है। सर ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उन्हीं की जीत है। सर की जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता,
जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 11,106 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में कोई नई मौत नहीं हुई। दरअसल खबर शुरू कोविड-19 की वबा के बाद से पहला मौका है कि मुल्क में जुमेरात को कोई शख्स फौत नहीं हुआ। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कल पूरे मुल्क में 11,38,699 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 72,94,866 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। इस तरह अब तक 115 करोड़ 23 लाख अफराद को टीके दिए जा चुके हैं।